एक और ट्रंप के टैरिफ के चाबुक से दुनिया भर में हलचल मची हुई है। वहीं ट्रंप के अमेरिका में आयातित कारों पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान से ऑटो कंपनियों में भी हड़कंप है। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का भारत पर कितना असर पड़ेगा, साथ ही क्या भारत और अमेरिका के ट्रेड मतभेद कम होंगे? अमेरिका की टीम यहां पर है, हमारे अधिकारी, उनके अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत ठीक ठाक दिशा में जा रही है, लेकिन चिंताएं क्या कम हो गई हैं? और 2 तारीख से पहले क्या ट्रेड पर मतभेद दूर हो पाएंगे? क्या टैरिफ पर कोई बात बन पाएगी? विस्तार से आज हम करेंगे खास मेहमानों संग चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया भर के दूसरे देशों के खिलाफ ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की डेडलाइन यानी 2 अप्रैल करीब आ रही है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मंथन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच ड्यूटी को कम से कम करने पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल तो भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाले उत्पादों पर जहां ड्यूटी बढ़ाने पर बात बन सकती है, वहीं भारत में अमेरिका से आयात होने वाले 55% उत्पादों पर ड्यूटी घट सकती है। फिलहाल तो दोनों देशों के बीच ये बातचीत अंतिम दौर में है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर ऊंट किस करवट बैठेगा और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत कितनी बन पाएगी, ये तो 29 मार्च को होने वाली फाइनल बैठक में पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बीच ट्रंप के टैरिफ वॉर का इस बार ऑटो सेक्टर बना है निशाना। अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले कारों पर ट्रंप ने चाबुक चलाते हुए उस पर भारी भरकम 25% का टैरिफ थोप दिया है। यानी जो कारें अमेरिका में नहीं बनी हैं, वो कारें अब अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। कारों पर यह टैरिफ 2 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका को करीब $100 अरब से अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। वहीं विदेश से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले भारी भरकम टैरिफ से अमेरिकी ऑटो कंपनियों को उबरने का भी मौका मिलेगा। जाहिर है, इंपोर्टेड कारों पर भारी भरकम टैरिफ लगने से ग्लोबल ऑटो सेक्टर में हलचल मच गई है। बता दें कि अमेरिका को मैक्सिको सबसे ज्यादा कारें एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और जर्मनी का नंबर आता है। ट्रंप के इस ताजा कदम से ग्लोबल ऑटो बिजनेस और इसके सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ना तय है। ट्रंप के इस फैसले का असर भारतीय कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रंप के ऑटो सेक्टर पर थोपे गए टैरिफ का सीधा असर भारत की कार कंपनियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में JLR की अच्छी पैठ है। वहीं सोना कॉमस्टार और संवर्धन मदरसन कंपनियों का भी अमेरिका में ठीक ठाक कारोबार है। बीते साल सोना कॉमस्टर की कुल आय से नॉर्थ अमेरिका से करीब 40% की आय रही। फिलहाल तो ट्रंप के टैरिफ पर भारत अपने रुख को लगभग साफ कर चुका है और अमेरिका से आयात होने वाली चुनिंदा उत्पादों पर ड्यूटी कम करने की बात भी अंतिम चरण में है। लेकिन क्या आगे अमेरिका टैरिफ संबंधी कोई और शर्त नहीं थोपेगा, या भारत के टैरिफ संबंधी रुख से अमेरिका कितना संतुष्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं अरुण मल्होत्रा जी, ऑटो एक्सपर्ट हैं और पूर्व MD हैं निस्सान इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है मल्होत्रा सर आपका भी शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे, और ऐसा लग रहा है जो सूत्र बता रहे हैं अब तक की रिपोर्ट्स कि अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, स्मूथ प्रोग्रेस है। सो फार नो डेडलॉक, अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑफिशियल सोर्सेज जो बता रहे हैं, लग रहा है कि कोऑपरेटिव स्पिरिट और म्यूचुअल इंटरेस्ट में बातचीत हो रही है और एग्रीमेंट हो पाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये भी एक सवाल है। कैसी चल रही है सर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है दोनों पक्षों में? हाँ, देखिए, बात तो अच्छी है, बट ये याद रखिए, जापान के प्रधानमंत्री खुद गए थे फरवरी में ट्रंप को मिलने, मोदी जी से 1 हफ्ता पहले, और उम्मीद थी कि जापान को कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि उनका इतना डीप रिलेशन है और सबसे बड़े FDI के स्रोत हैं वो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में सबसे बड़ा जापान से जाता है, बट उनको कोई रियायत नहीं मिली। स्टील और एल्यूमिनियम पे ऑस्ट्रेलिया, जिसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको भी रियायत नहीं मिली। मेक्सिको और कनाडा, जिनका करार था ट्रंप के साथ ही 2020 में, उनको कोई रियायत नहीं है। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डर की बात क्या है? डर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल डर, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो 8 बिलियन का आपका फार्मा है, मुझे लगता है कि सेक्टोरली एक आ जाएगा, जैसे गाड़ियों पे आया है टैरिफ 25 का, फार्मा पे भी आ सकता है टैरिफ, जहां आपको एक्सेप्शन ना मिले। बाकी चीज़ों में ज़्यादातर आई थिंक सहमति हो जाएगी और आधे
डिस्टेंस पे हम हाथ मिला लेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा अमेरिका से, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आती है हमारे पास। दूसरा रहेगा तेल, अगर अमेरिका तेल हमें अवेलेबल करवा सके तो जहां हम 650 मिलियन टन रशिया से खरीद रहे हैं, 64 मिलियन टन अमेरिका से खरीदा हमने पिछले साल, हम ज़्यादा अमेरिका से खरीद सकते हैं और वो ट्रेड गैप कम कर सकते हैं। तो सहमति तो होगी काफ़ी चीज़ों पर, जो सेक्टोरल चीज़ें होंगी दीपक जी, वहाँ पे मुश्किल है। तो अगर फार्मा, लंबर और सेमीकंडक्टर ट्रंप ने बात की है, जैसे ऑटो की बात कर रहे थे, अब नई बात यही चल रही है, सेमीकंडक्टर, लंबर मतलब लकड़ी जो आती है कनाडा से, और फिर फार्मा पे वो लगाने की पेशकश कर रहे हैं। हो सकता है इस वीकेंड को लग जाए उस पे, तो उससे हमें निजात नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस जो हैं वो सेंटर्ड होंगे टेलर्ड फेज्ड अप्रोच टैरिफ्स पे, ब्लैंकेट पॉलिसीज पे नहीं। बट जैसा कि आपने कहा कि ऑटो को लेकर आप ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा नहीं हैं, तो अरुण सर, अगर ऑटो में बात नहीं बनी तो फिर किस तरह के इम्पैक्ट्स आप आगे देख रहे हैं सर? जहां तक ऑटो की बात है, ऑटो व्हीकल्स का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से, चाहे टू व्हीलर्स का है जो हम 2.5 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हम 60,000 गाड़ी एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें वर्चुअली यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं है। ये हमारी जो मार्केट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स हैं, साउथ अमेरिका मार्केट है, अफ्रीका मार्केट्स है, थोड़ा मिडल ईस्ट मार्केट है। तो जहां तक व्हीकल्स का ताल्लुक है, थोड़ी बहुत गाड़ियां जो जीएलआर के थ्रू जाती हैं वो हो सकती हैं, पर व्हीकल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25% टैरिफ हो या 10% हो, ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट ज्यादा है। अब दूसरी बात आ रही है ऑटो कंपोनेंट्स की। ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा फिर भी यूएसए में योगदान है, 6 से 7 बिलियन डॉलर है। यूएसए के इंपोर्ट कंपोनेंट्स का 100 बिलियन डॉलर है, तो हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन है हार्डली 5-6% है। पर अगर हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट्स हम देखें तो 20% का कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ एक पॉजिटिव बात यह है कि जो हमने मार्केट से खबरें आई है और जो यूएस गवर्नमेंट से खबर आई है कि 3 अप्रैल से तो लागू हो जाएगा व्हीकल्स का, और जो कंपोनेंट्स की बात वो शायद 1 महीना आगे होगी। तो जहां तक व्हीकल्स की बात है, कोई असर हमें पड़ने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से जैसे बागा जी ने कहा कि इसमें विचार विमर्श चल के कहीं ना कहीं इस पे समझौता हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया की कंपोनेंट इंडस्ट्री इस समय काफी बढ़ रही है। तो अगर कनाडा का, कोरिया का, जापान का और मेक्सिको का 25% होता है, हमारा भी होता है, तो रिलेटिवली हम डिसएडवांटेज पे नहीं होंगे। तो ये एक स्लाइटली पॉजिटिव बात है। ये नहीं कि हम 5 से 25 हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे। और हम में देख रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा दबदबा थोड़ा बढ़ रहा है। सरकार की कुछ स्कीमें भी आई हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और एडवांस सेल केमिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑटो इंडस्ट्री से ये अभी तक इसका असर बुरा नहीं पड़ेगा। लेकिन सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसा कि कुछ ऑटो कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस खासकर कंपोनेंट की गिरे हैं पिछले 1-2 दिनों में। पर मेरे ख्याल से स्थिति आज जहां तक ऑटो इंडस्ट्री की है काफी कंट्रोल में है। बग्गा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अनलाइक पास्ट नेगोशिएशन जहां पर इंडिया को एक तरह से ग्रुप किया जा रहा था चाइना, मेक्सिको, कनाडा के साथ, अब ऐसा लग रहा है कि इस राउंड में थोड़ा सा एक यूनिक इकोनॉमिक पोजीशन को मान रहा है अमेरिका। ये जो डिस्टिंक्शन है ये थोड़ा हमारे लिए काम करेगी, कुछ एग्जम्पशंस के रूप में, कुछ मॉडरेटेड टैरिफ्स इन की सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दे सके। हमारे को सर कुछ एक्सक्लूसिव एज देता हुआ फिलहाल क्या यूएस नजर आ रहा है या नहीं सर? कुछ उम्मीद ना रखें, हम कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा डील हो सके यूएस के साथ आ जाए। बट जैसे सर भी बता रहे थे, हमारा बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। टोटल 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का यूएस का गुड्स का इंपोर्ट है, जिसमें से हम 77-80 बिलियन भेजते हैं। तो कोई हमारा ऐसा बड़ा ना हिस्सा है, ना हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है। 2-3 आप ऑर्डर देंगे डिफेंस के और तेल खरीदने लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा ट्रेड गैप भी। बट तो हमें एक तो अपने को एक्सेप्शनल नहीं सोचना चाहिए, दूसरा हमें बहुत काम करना है।
कई लोग कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, बट वो अपॉर्चुनिटी ली गई है मलेशिया द्वारा, इंडोनेशिया द्वारा, वियतनाम द्वारा। हमने चाइना प्लस वन की भी अपॉर्चुनिटी बहुत एक लेवल तक हमने मिस कर दी है, और वो बहुत कारण है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान नहीं है भारत में जितना कि वियतनाम में या मलेशिया या इंडोनेशिया में आपको प्लांट लगाना है। यहाँ तक कि मेक्सिको, जहाँ पे कम्युनिस्ट रूलर 2 टर्म से रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा आसान है फैक्ट्री लगाना भारत से। तो ये हमें ज़रूर आत्मचिंतन करना चाहिए इसके कारण। बाकी यूएस के साथ आपको ट्रांजैक्शनल रहना, बाइडेन के साथ आप स्ट्रैटेजी सोच सकते थे, और जो इंडिया को जो लाइक करते थे यूएस प्रेसिडेंट्स, उनके साथ आप स्ट्रैटेजिक सोच सकते थे। ट्रंप के साथ तो आपको ट्रांजैक्शनल रहना, क्योंकि सुबह और शाम में पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब 1.6 करोड़ गाड़ियां बिक रही हैं दीपक जी साल में अमेरिका में, जो 80 लाख बन रही हैं। सर तो निसान के एमडी रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जो मेरी स्टडी है, 80 लाख जो अमेरिका में सो कॉल्ड गाड़ियां बन रही हैं, उसमें 40% वैल्यू एडेड तो फॉरेन से आ रहा है। तो वो सामान आता है कनाडा से, सामान आता है मेक्सिको से, कहीं चेसिस बनती है, कहीं इंजन लग रहा है। तो 80 लाख में तो आपका 40% इंटरनेशनल है, बाकी 80 लाख बाहर से आ रही हैं गाड़ियां। अब नई फैक्ट्री लगानी, नई सब कुछ करना। सबसे बड़ा एग्जांपल होंडाई वाला गया था 2 दिन पहले, उनका ग्लोबल सीईओ जी, हम स्टील प्लांट भी लगाएंगे, हम 2 और कार के प्लांट लगाएंगे, 21 बिलियन ले लो हमारे से तोहफा। आज उनका नया प्लांट शुरू भी हो रहा है, जो पुराना उन्होंने 5 बिलियन लगाया, उनके ऊपर भी 25% लग गया। तो ये हमें ना इसको पर्सनलाइज करना है कि नहीं भारत को ये टारगेट किया जा रहा है, ये अमेरिका अपने हित में कर रहा है। हमें जो अपने हित में है वो हमें करना है, और सबके साथ बना के रखना है। जैसे यूक्रेन के संकट में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे सब दोस्त हैं, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। मेरा देश का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है, वो मैं देखूंगा। बाकी जो कुछ हो सकता है, हम तो सबके साथ फ्रेंड हैं, हम करेंगे, और हमारा बढ़ना ही है। हम आज के दिन में 4 मिलियन गाड़ियां बेच रहे हैं भारत में, 30 मिलियन चीन में बिकती हैं, 16 मिलियन अमेरिका में बिकती है। हमारा तो बहुत छोटा है मार्केट, जितना हमारा कंजम्पशन होना चाहिए। तो भारत तो बढ़ेगा ही, एक दिन आएगा और 2 दशकों में हम भी 30 मिलियन पहुंच जाएंगे, तो हमें उसकी तरफ अग्रसर होना है। यूएस वगैरह ठीक है। आप बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा सर। अरुण सर, थोड़ा सा मैं सप्लाई चेन डायनेमिक्स थोड़ा सा समझना चाहूँगा, जैसा बग्गा सर ने भी थोड़ा किया। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि जो यूएस ऑटो मेकर्स हैं, जीएम है, फोर्ड है, स्टेलेंटिस है, वो शायद बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन्स विद कनाडा एंड मेक्सिको पे डिपेंड करती है, और भारत के साथ भी काफ़ी है। भारत से सोर्स हो रहा है $7.6 बिलियन इन ऑटो कंपोनेंट फ्रॉम इंडिया एनुअली। तो ये क्या डेटा ये हमारे पक्ष में नहीं है? जब हम टेबल पे बैठ रहे होंगे तो यूएस को क्या ये समझ में नहीं आएगा कि यार इनके साथ भी तो अगर हम कुछ ट्रेड के मामले में, टैरिफ्स के मामले में दुर्व्यवहार करते हैं तो हमको भी भुगतना होगा? तो जहां तक बगैर का कि सबसे बड़ी चीज जो है ग्लोबल सप्लाई चेन जो होती है कंपोनेंट्स की, ये रातों रात में बदल नहीं सकते। अगर सपोज मेक्सिको, चाइना और कनाडा पे टैरिफ उन पर लगता है और 40% उनका जो कंट्रीब्यूशन है व्हीकल्स में 50% पे, तब प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उनसे डोमेस्टिक मार्केट पे फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कि यूएसए मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा, ये रातों रात नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में ये शॉर्ट टर्म प्लग एंड प्ले वाला मेथड नहीं है जहां तक है। और जहां तक बात है कि लॉजिक की बात है, आई थिंक जो उनका मेजर निशाना ऑटो इंडस्ट्री में है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज की तरफ ज्यादा है, जो मेक्सिको और कनाडा की तरफ है, और कुछ हद तक चाइना तक है। तो हम कहीं ना कहीं है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन असर पड़ता है। पर मेरे ख्याल से हमारे लिए, और जैसा बग्गा जी ने कहा कि उनकी ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, तो इस समय कहना कि हमें बेनिफिट दिया जाएगा, चाइना को नहीं बनिस्बत चाइना के, ये कहना मुश्किल है। पर मेरे ख्याल से हमारे लिए जो स्थिति ऑटो इंडस्ट्री में, हम अपना इंडस्ट्री पहले इंप्रूव करें, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, अपना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करें, क्योंकि वियतनाम और मलेशिया जैसी देश और खासकर चेकोस्लोवाकिया देश भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं।
तो एक्सटर्नल की जगह हम इंटरनल देखें, मेरे ख्याल से ये है, जहां तक यूएस की बात है असर पड़ेगा, और मेरे ख्याल से हमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और हमारे लिए भी बहुत कुछ करने के लिए काफी है मार्केट में और ऑटो इंडस्ट्री में। ऑल राइट सर। बग्गा सर, जो अभी कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं ट्रम्प साहब ने कि ज़्यादा लीनियंट होंगे रेसिप्रोकल की बजाय, तो थोड़ा सा सब ने थोड़ा सा राहत की सांस ली। तो क्या हम 2 तारीख को जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशंस हो रहा है कि साहब शायद थोड़े से नरम पड़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ें शिथिल होंगी, उसका एक्सपेक्ट करें हम, और उसमें हमारे लिए कुछ बच रहा है सर? उस नरमी में, उस शिथिलता में भारत के लिए कुछ पॉजिटिव है या नहीं सर? पॉजिटिव है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास लेबर है, और हमारे पास कंजम्पशन है। तो भारत का तो बहुत बुलंद इस्तकबाल है, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रम्प के साथ क्या करना है दीपक जी, देखिए, डील मेकर वो होता है जो डील कीपर होता है। आप पहले ट्रस्ट बनाते हैं कि भाई आपसे मैंने अगर हाथ मिलाया मैं पूरा खरा उतरूंगा। आपने तो लिखित में दिया, उसके ऊपर आप नहीं एक्ट करते, उसको आप फाड़ के फेंक देते हैं, तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा? तो ये डील मेकर कैसे हो सकता है, क्योंकि अगले 3 महीने में ये बदल सकता है। तो हमें क्या करना है, एक चीज तो बहुत तय है, हमें अपनी ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। 1/3 आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑटो से आता है, लाखों यहाँ पे हमारी रोजगार चलता है ऑटो से। दूसरा, उसको सक्षम करना है, उसको डीपली मॉडर्नाइज करिए, जो चीन ने किया। इनवाइट करिए सारे चाइनीज कार मेकर्स को, बोलिए आइए आप लगाइए, मैं आपको सब्सिडी देता हूँ, आपको ये सब देता हूँ, और आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप लेके आइए। साथ में R&D फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो फॉरेन कंपनीज आई हुई है। हमारा मार्केट इतना बड़ा होने वाला है, चीन की टक्कर का मार्केट होने वाला है, ये हमें सोचना है। छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। $240 बिलियन की गाड़ियां बिक रही हैं अमेरिका में, उसमें हम 8-9 बिलियन भेजते हैं, हमारा बहुत छोटा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम 40% हैं जो जापान जैसा है, या मेक्सिको तो खत्म ही हो गया इस टैरिफ के बाद। अगर और जो $50,000 की गाड़ी बिक रही थी वो 65,000 की हो जाती है, $65,000 की, कितने लोग खरीदेंगे? ऑन द मार्जिनल उसका डिमांड कर्व क्या है वो मुझे नहीं पता, बट इतना आसान नहीं है। तो ये जो अब कहते जा रहे हैं और हम सोचें जी हमें अच्छा मिल गया, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने बेहतरीन काम किया है, बट मैं ये नहीं चाहता कि 2 तारीख को सारे लोग आके बोले जी आप तो गए थे कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये तो आज जापान के साथ हुआ, ये आज कोरिया के साथ हुआ, ये हमारे साथ भी होगा 2 तारीख को। हमें तैयार रहना है, बट मार्केट ने पचा लिया है, मार्केट यही कह रहा है ठीक है भाई। और ये देखिए, चाइना का जो लॉन्ग गेम होता है ना दीपक जी, चाइना का ट्रेड डेफिसिट पिछले 5 साल में अमेरिका के साथ नहीं बढ़ा, यूरोप के साथ नहीं बढ़ा, बट ग्लोबल साउथ के साथ उसका $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। ये क्या हो रहा है इसमें चाइना ने मेक्सिको में प्लांट लगा दिए, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में प्लांट लगा दिए, वहां से चाइनीज लेबर भी जा रहा है, आधा चाइनीज माल बन के वहां पे स्टैंप लग के अब सिंगापुर हांगकांग से आपको गाड़ियां आ रही हैं, वहां तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यस सर। इस तरह का काम हो रहा है। जो $500 बिलियन ट्रेड गैप आया है चाइना का, अगर आप उसको पूरा देखें, जो अमेरिका में लैंडेड, जो मैं कह रहा हूं 80 लाख गाड़ियां जो बिक रही हैं उसमें 40% तो बाहर का माल है, तो वो माल कहां से आ रहा है? आपका ट्रेड गैप जो यूएस का $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है, हो सकता है चाइना के लिए। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। तो कुल मिला के देखते हैं अब टॉक्स किस दिशा में जा रही हैं। अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बग्गा सर ने जैसा बता दिया कि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, हमको भी शायद प्रैक्टिकल अप्रोच अख्तियार करनी पड़ेगी। और जैसा अरुण सर ने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट की तरफ फोकस करने का एक वक्त आ चुका है, तो शायद इस तरफ हम फोकस अपना बढ़ाएं। थैंक यू सो मच बग्गा सर, वक्त निकाला आपने। अरुण मल्होत्रा सर, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।